बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक्सप्रेसो ट्यून कर चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। एज यूजुअली एक्सप्रेसो का टाइम हुआ जाता है तमाम शहरों में। आप 9 से 11 बजे तक ट्यून कर लें, क्योंकि अगर आपको कुछ वैरायटी देखनी है कंटेंट के हवाले से तो आपको सब एक्सप्रेसो में मिलेगा, क्योंकि हम ये मेक श्योर करते हैं कि जब आप अर्ली मॉर्निंग टीवी ऑन करें तो आपके पास वैरायटी हो कंटेंट की, एंटरटेनमेंट भी हो, न्यूज़ भी हो, सब कुछ हो। बिल्कुल सब कुछ हो। और इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी अच्छी अच्छी खबरें माशाल्लाह आ रही हैं। एक जानिब तो सियासत के ग्राउंड पे अच्छी अच्छी खबरें। अच्छा, सियासत में कोई खबर मुझे बुरी खबर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये हलचल लगी रहती है। मुझे मतलब कभी ऐसा नहीं होता लगने लगती वो सियासत ही क्या जो बिल्कुल स्मूथ चले। सियासत में कभी खुशी कभी गम, ये चलता रहता है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में क्रिकेट बड़े जोर शोर से जारी है। साउथ अफ्रीकन टीम पाकिस्तान में आई थी, हमने उसको टेस्ट सीरीज हरा दी, मतलब व्हाइट वॉश ही कर दी हमने। हम जब गुस्सा करते हैं तो फिर हम कर ही जाते हैं। अब हम T20 खेलने जा रहे हैं। T20 में मुझे काफी हद तक यकीन है कि हमारी टीम वैसे ही बेहतर है। हाँ, वैसे T20 में बेहतर है, लेकिन सरप्राइजेस आर ऑलवेज देयर। हम कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त सरप्राइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। नहीं आई डू, बट समटाइम्स अब चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड कुछ सही नहीं चल रहा सो इस मामले में, लेकिन हम एक्साइटेड है कि T20 सीरीज जो है हम जीते। और लेकिन उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा ट्रैफिक और रोड्स के इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि जब भी PSL होता है या कोई टीम आती है, अब सिक्योरिटी की वजह से रोड्स को बंद किया जाता है या कॉर्डन ऑफ किया जाता है। एहसास हो रहा है कराची वालों का कि हाय, मुझे बड़ा एहसास है। अच्छा, इसके अलावा क्रिकेट के हवाले से एक और खबर है। कल बड़ा जबरदस्त मैच हराया इंग्लैंड ने इंडिया को। बहुत ही जबरदस्त गेम हुई जिसमें मतलब इंडियन बैट्समैन, इसमें तालियां बजानी चाहिए। और इंग्लैंड ने बहुत अच्छा इसको जीता मैच को। खैर, इस पे हम बात करते रहेंगे, आगे बहुत कुछ आने वाला है और प्रोग्राम में भी बहुत कुछ है। हेडलाइंस देखते हैं और शुरू करते हैं। पैसा फेंक तमाशा देख। सेनेट इलेक्शन 2018 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त की वीडियो सामने आ गई। मार्च में मार्च जरूर होगा, इस्लामाबाद पहुंचकर अपना हक छीनेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कौमी हीरो अली सतपारा और साथियों का कोई सुराग न लग सका। खराब मौसम रेस्क्यू कार्रवाई में बड़ी रुकावट। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हिना न्याजी मुलाकात करवाएंगी मारूफ कॉमेडियन माजिद जहांगीर से। पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या है, कैसे लाहक होता है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा निगार और अदीबा फातिमा सुरैया बजिया को हमसे बिछड़े 5 बरस बीत गए। जी, हेडलाइंस आपने जानी, सेगमेंट्स तो हैं ही, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग आज सियासी खबरें भी हैं जिसपे बहुत अजीबोगरीब इंकशाफात होने वाले हैं आज। लेकिन देखते हैं सबसे पहले बड़ी खबर। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये किसी ने जब कहा था तो हमें समझ नहीं आती थी। खैर, आपको पता है वो जो वीडियो सामने आई है, उसमें टेबल के ऊपर बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। किताबें? वो एक MPS आप कहते हैं कि किताबें हैं। अल्लाह, इस किताबों की कहानी हम बताते हैं। वो इल्म की दौलत उन्होंने कहा है, वैसे वो दूसरी दौलत है। सेनेट इलेक्शन की बात करेंगे तो इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद समेत 4 सूबों के लिए रेफरिंग अफसरान मुकर्रर कर दिए हैं और इलेक्शन का हतमी शेड्यूल जारी किया गया है। 11 फरवरी को जारी किया जाएगा इनफैक्ट। और गवर्नमेंट सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की कोशिशें कर रही है। इस हवाले से जो बात की जाए, राय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर रखा गया है और आज सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच है ओपन बैलेट केस की समाअत कर रहा है। इसके बावजूद हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। बिल्कुल, और रिटर्निंग अफसरान इसके लिए तफवीज कर दिए गए हैं। ओपोजिशन ऑर्डिनेंस की भरपूर मुखालिफत कर रही है। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन 2018 के हवाले से एक तहलका खेज वीडियो, जैसा कि मैंने कहा, सामने आई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के MPs मुबैना वोटों की खरीदो फरोख्त के मामले पर पैसे वसूल करते नजर आते हैं। वीडियो सामने आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून सुल्तान मोहम्मद खान से 2.5 साल उन्हें वजीर कानून रखने
करने के बाद इस्तीफा ले लिया गया। वज़ीर आज़म ने इस वीडियो को शर्मनाक करार देते हुए सवाल उठाया कि जो ज़मीर फरोश वोट बेचेगा वो अवाम का क्यों कर सोचेगा। जो लोग सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के मुखालिफ हैं वही पैसा लेकर टिकटें बेचते हैं। अगर बात करें हम हुकूमत मुखालिफ तहरीक की, तो PDM ने हैदराबाद में कल अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। बिलावल भुट्टो ने एक मरतबा फिर मार्च में मार्च करने का ऐलान करते हुए खबरदार किया कि इस्लामाबाद पहुंचकर अपना हक भी छीनेंगे। जबकि मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम को पेशकश की है कि अगर सियासत सीखनी है तो हमारी शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी। इसी तमाम सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक सेनेटर फैसल जावेद साहब। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेसो में हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। कल की वीडियो के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि जो ये मुबैना वीडियो सामने आई है इसके हवाले से क्या लेंगे? नोटों की जो तब्दीली हो रही है, रद्दोबदल हो रहा है, उसके बाद किताबें करार दे दिया, ये क्या मामला है? जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर आपको। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे माजी के हुक्मरानों ने और सियासतदानों ने ये नॉर्म बना लिया सोसाइटी में। मॉरल कोलैप्स है ये, करप्शन को नॉर्म बना लिया, रिश्वत को, पैसे की लेन देन को, गरीब का हक मारने को। अब एक ये हमारे यहाँ फैशन स्टेटमेंट बन गया है, एक प्राइड की स्टेटमेंट बन गया है अनफॉर्चुनेटली, कि एक बंदा कहता है कि जी मेरा बेटा बड़ा तेज हैगा, उन्हें अपना काम करवा लेता, उन्हें बस 2000 रुपये देते तो काम हो गया। वाह जी वाह, क्या बात है। ये गलत काम है भाई। तो ये जब चीज़ें आम हो जाती हैं, और सियासत पे ख़ास तौर पे जो माजी के हुक्मरानों ने जो पैसे की खुद भी करप्शन करते थे, लोगों को भी करप्शन करवाते थे और पूरा सिस्टम तबाह कर देते। ये वीडियो हमारी सोच की, हमारी मैं खुद ये कहने पे मजबूर हूँ कि हम लोगों को अपने आप को बदलना है सबको। हमें फैसला करना है कि हम किधर लेके जा रहे हैं। एक जो इमरान खान साहब ने 96 में जब ये तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली तो करप्शन के खिलाफ उन्होंने बात की, किसी को समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या बात करते हैं। आज भी आप रियलाइज करें कि करप्शन ही हमारे हर मसले का जो रूट कॉज है वो करप्शन है। जब आप देखें ना, 1000 अरब डॉलर सालाना गरीब मुल्कों से पैसा निकल के अमीर मुल्कों में चला जाता है, तो गुर्बत बढ़ जाती है। अब ये जो वीडियो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, इस पर तो इस पे क्या बात करें। ये सेनेट की आज भी बोलियां लग रही हैं। बलूचिस्तान में जो रेट अनफॉर्चुनेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50 करोड़ अगर ये ऐसा हो रहा है भाई, जी इमरान भाई, अरमला 50 करोड़ से 70 करोड़ रुपया एक सेनेटर बनने का रेट लग रहा है। एक वो रेट लग रहा है, और एक आपसे मैं जो बात कर रहा हूं, मैं भी सेनेटर बना हूं 4375 रुपए में। वो जो मैंने डॉक्यूमेंट जमा कराने थे, उनके प्रिंट आउट्स लिए, कोई पिशावर आने जाने में कोई पकोड़े खा लिए, तो वो मैंने पूरी डिटेल भी दी। 4300 पता नहीं 75 रुपए मेरे लगे थे। तो एक तरफ वो है पुराना पाकिस्तान, एक तरफ ये नया पाकिस्तान। जहां तक इसकी आप बात करें अकाउंटेबिलिटी की या प्योरीफाई करने की इस प्रोसेस को, तो ठीक है, लेकिन फैसल मेरा सवाल इससे एक स्टेप आगे है, क्योंकि इस पे बहुत बहस हो चुकी है। आप भी डिफरेंट शोज में और आपके दीगर साथी भी इसका जवाब भी दे चुके हैं, और इस पे बहस होती रहेगी जब तक इलेक्शंस नहीं होते। प्रोसीजर के ऊपर आप खुद भी सेनेट में बैठे हैं, जब आप भी सेनेटर बने तो उसमें आपको पता है कि एक मुकम्मल प्रोसीजर है सीक्रेट बैलेट के जरिए, जिसमें प्रायोरिटीज सेट की जाती हैं, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, जिसके जरिए मुख्तलिफ सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कल किसी सियासी रहनुमा को मैंने बात करते हुए सुना, उनकी बात मेरे दिल पे लगी कि आप कैसे करेंगे कि जो प्रायोरिटी 1 है वो बाजू ज्यादा ऊपर करेगा और जो 2 है वो थोड़ा नीचे करेगा। मतलब इसके लिए फिर कोई प्रोसीजर भी तो लेके आए ना, तरीकाकार क्या होगा? 1 पर्सन 1 बैलेट तो नहीं है इसका तरीका। तो तरीकाकार पे कितना काम किया आपने अब तक, अगर ये आपकी बात ही मान ली जाए कि सीक्रेट बैलेट ना हो? देखिए जी, ओपन बैलेट यानी कि अगर आप बैलेट के पीछे नाम लिख देंगे, आप अपनी वोट को सीक्रेट नहीं रखेंगे, आप उस पे भी प्रायोरिटी लिस्ट में आप 1, 2, 3 पेपर पे दे सकते हैं वोट। शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेटिंग का मतलब जो स्पिरिट है वो ट्रांसपेरेंसी है। जब आप पर्ची डाल रहे हैं उसके ऊपर आपके नाम की पर्ची होगी, यानी कि सीक्रेट आपका नाम आ गया, आपने जिसको वोट दिया आप पता चल गया, तो आप पैसा तो नहीं लेंगे ना।
ये तो ओपन बैलेटिंग के जो खिलाफ है ना, वो चाहता है कि सेनेट की इलेक्शन में खरीदो फरोख्त, जो खिलाफ है। ओपन बैलेटिंग का मतलब कि आप करप्शन का खात्मा कर रहे हैं, आप शफाफियत लेकर के आ रहे हैं। और बाकी ये जो टेक्निकल चीजें निकालते हैं ना जी कि प्रायोरिटी, ओपन बैलेटिंग सीक्रेट बैलेटिंग में सिर्फ एक फर्क है, उधर नाम नहीं है, इधर नाम है। उधर आपको पता ही नहीं चल सकता किसने किसको वोट दिया, इधर पता चल सकता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ राय ली है कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि क्या ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन है या नहीं है। ठीक है। अगर ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर तो सीक्रेट बैलेट होगा, और अगर नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर हमारा या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर जो ऑर्डिनेंस असेंबली आए उसके तहत होगा। फैसल, अब जरा पीडीएम की भी बात कर लेते हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक है और काफ़ी ज़ोर शोर से जारी थी, लेकिन बीच में आप लोगों ने भी बहुत इसको लाइक लिया कि ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान किया पीडीएम ने। फवाद चौधरी ने दावा कर दिया कि 26 मार्च से पहले हुकूमत इनसे मुज़ाकरात कर लेगी या राबता करके मार्च को रुकवा देगी। फवाद चौधरी का ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? देखिए अर्मिला, बात यह है कि 26 मार्च तो अभी बहुत दूर है, और 26 मार्च से पहले सेनेट की इलेक्शन है, बाकी चीजें हैं जी। मेरा ख्याल है कि 26 मार्च वो तो कह रहे हैं दिली दूरस्त। मेरे अपनी ये कि 2020 में पीडीएम खत्म हो चुकी थी, अभी अपनी ये अब सिर्फ अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। ये जो 26 मार्च की बात कर रहे हैं, ये वो होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये सब कुछ पहले कर चुके हैं। ये पूरा ड्रामा कर चुके हैं इस्लामाबाद आने का, वो भी फ्लॉप हुआ था, और ये तो हमें अभी से लग रहा है। आपको लगता है कि इसका रिजल्ट नहीं इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल सर बात, इमरान भाई बात सुने ना जी। इमरान भाई जो लेंथ है ना, आंसर की लेंथ, वो क्वेश्चन से थोड़ी सी मुझे बड़ी रखने दें, थोड़ी सी कीजिए। वैसे भी भाई कौन सा शाम का करंट अफेयर का प्रोग्राम है, मॉर्निंग शो है, और आप लोगों ने भी चाय पी होगी, नाश्ता किया होगा। मैंने तो अभी आपने सुबह सुबह उठाया है, और अच्छी बात है, ये मुझे अच्छा लगता है कि सुबह सुबह उठना चाहिए। और मैं ये कह रहा था कि जो सेनेट के इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल हालात काफी तब्दीली आपको उसमें दिखाई देगी। तो मार्च की अभी बात जो है वो काफी दूर है, और दूसरी बात ये पीडीएम के पल्ले कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, सवाल कर लूं अपने। ओके, असल में वो मसले आपने इर्द गिर्द इतने फैलाए हुए हैं ना, हुकूमत ने जाल इतना फैलाया हुआ है कि सवाल पे सवाल ज़हन में आता है। खैर सेनेट की जानिब ही रहूंगा मैं, मेरे तो तीनों सवाल सेनेट पे ही हैं। अब सेनेट के हवाले से मेरा अगला सवाल ये है कि कहीं आपको जिस तरह आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ था, 2 सेनेटर बन गए थे पीपल्स पार्टी के, सिर्फ 7 लोग थे और सेनेटर 2 बन गए थे, आपको कहीं फिर से डर तो नहीं है कि आपके अरकान ज़्यादा टूटेंगे, इसलिए आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि वाकई ये ज़्यादा मामला अपोजिशन की जानिब या पीडीएम की जानिब जाता है, क्योंकि ख्याल ये है कि आपको भी शायद खतरा है इस हवाले से? देखिए बात ये है कि ये जो बात करते हैं ना खतरा है जी, इमरान खान ने उस खतरे पे एक्शन लिया हुआ है। इमरान खान साहब जो है ना वो मतलब इमरान खान साहब कोई कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करते हैं इस चीज पे, उन्होंने एक्शन लिया हुआ है, 20 अपने एमपीएस को निकाला हुआ है। इमरान खान साहब ने वो खतरा वतरा जो है ना उसको हैंडल किया हुआ है। उसके लिए ये नहीं, उस वक्त भी कह दिया था, हम 2014 से लगे हुए हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे, हम उस वक्त से लगे हुए हैं कि जी सेनेट की इलेक्शन को ओपन बैलेटिंग होना चाहिए। फिर 2015 में इमरान खान साहब ने कहा था जब हम गवर्नमेंट में आए हम करेंगे, अब आए हैं तो हम कर रहे हैं। हमने खैर ये कहते हैं उजलत में नहीं भाई, कब से नेशनल असेंबली में बिल पड़ा हुआ है, ये तो मानते नहीं है। ये कहते हैं ये छुई मुई ऑपोजिशन है, ये कहते हैं मैनू एनआरओ विखा मेरा मूड बने, कहते हैं कोई भी कौमी मफाद की लेजिस्लेशन है करार हो, लेकिन ये इमरान खान साहब हमें दे देना नैब ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 तरमीम कर दें, हम सेनेट की वोट भी ओपन कर देंगे, हम फैटफ पे भी बिल दे देंगे, जो काम करवाने करा ले, हमारे केसेस माफ करें भाई। जाती फैसल, आखिरी सवाल मुख्तसरन जवाब दे दीजिएगा, जिन लोगों ने पैसे लिए अपना जमीर बेचा, सिर्फ उनको पार्टी से या उनके ओहदों से हटाया या कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, पैसे वापस लेंगे उनसे आप लोग? अब तो वीडियोस मंजरें आप पे आ गई हैं, सबूत आ गए हैं, सारे सामने चीजें आ रही हैं, अब तो मेरा ख्याल है कार्रवाई होगी और आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, थैंक यू फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू। फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद थे, सियासी सूरत हाल पे बात कर रहे थे, साथ साथ सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और प्रोग्राम में बात करेंगे अली सतपारा के हवाले से। पाकिस्तान का बेटा, पहाड़ों पर्वतों का दीवाना सतपारा, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक उनकी तलाश जारी है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने की मुहिम के दौरान लापता कोपैमा मोहम्मद अली सतपारा, जॉन स्नोरी और जॉन पॉब्लो मोहर के बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। मोहम्मद अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोपैमा 5 फरवरी को K2 सर करने के दौरान लापता हुए थे। हमें मालूम है मौसम खराब होने के बायस जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसे मुअत्तल कर दिया गया था और अब भी कोशिश की जा रही है कि उनकी तलाश जो है उसे जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। बिल्कुल, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ करदू है अफजल साहब। बहुत शुक्रिया अफजल साहब कि आपने हमें एक्सप्रेसों में ज्वाइन किया सुबह सुबह। अभी क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि मौसम की खराबी की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो लेटेस्ट अपडेट्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी, आज मोहम्मद अली सतपारा का बेटा साजिद सतपारा, इम्तियाज सतपारा और उनका एक और रिश्तेदार है अकबर सतपारा, वो आज रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। इंतज़ार कर रहे हैं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। C-130 जहाज़ के ज़रिए मुकम्मल डेथ जोन की जो K2 की डेथ जोन है उसकी अक्सबंदी की जाएगी और उसमें जदीद कैमरे लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस जदीद कैमरों के ज़रिए बर्फ़ के अंदर भी अगर कोई इंसान अगर फंसा हुआ है तो उनको भी तलाश किया जा सकता है। तो इसकी मुकम्मल अक्सबंदी की जाएगी, वीडियो बनाया जाएगा और उसके ज़रिए एग्जैक्ट लोकेशन का मालूम किया जाएगा कि ये जो लापता 3 कोपैमा है वो एग्जैक्ट किस जगह पे मौजूद है। तो इस सिलसिले में अभी तक मौसम की खराबी की वजह से डिले किया गया है और उम्मीद है कि 10 बजे के बाद ये ऑपरेशन शुरू हो जाए। तो अफजल साहब, अभी मौसम कैसा है K2 का? खास तौर पे रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? मौसम ठीक है ऑपरेशन करने के लिए, क्लियर है? जी, अभी कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद मौसम बेहतर होने के इम्कानात है, तो इसलिए इंतजार किया जा रहा है और इंशाल्लाह 10 बजे के बाद ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाए। ठीक है। अगर कुछ मालूमात आपके पास जॉन स्नोरी और जो जॉन पॉब्लो मोहर हैं उनके हवाले से हो, क्या उनकी फैमिली से भी रब्ता किया गया है? वैसे कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि उनकी फैमिलीज राब्ते में है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, उनके फैमिली से रब्ता किया गया है और उनको भी यही बताया गया है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट बड़े पैमाने पे अब सर्च ऑपरेशन कर रही है और ये बहुत जदीद जहाज जो है C-130 इसके ज़रिए इसको तलाश किया जा रहा है और ये इसमें ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिससे इस लापता इन अफराद का इंशाल्लाह एग्जैक्ट लोकेशन का इल्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, हेलीकॉप्टर के जरिए पहले ऑपरेशन किया जा रहा था, जिस तरह से आपने कहा जदीद तैयारी के जरिए किया जा रहा है, कैमरास की सर्विलेंस होगी, तो क्या वहाँ पर उस एरिया में कोई बर्फानी तोदा या इस हवाले से कोई अपडेट है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या भी पेश आया हो? देखिए, हेलीकॉप्टर की एक लिमिट है, वो फिर भी हमारे जो पाकिस्तानी पाक आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो 7,800 तक वो वैसे भी सर्च कर चुके हैं। इस वक्त बर्फानी जो अवलांच या इनकी चांसेस बहुत कम होता है क्योंकि सर्दी बहुत होती है, वो जम जाता है। तो इस ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया और मुसलसल आप हमें आगाह रखे हुए हैं इस सारे मामले पे। हम आपसे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह ऑफ एंड ऑन। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद अफजल मौजूद थे जो कि हमें आगाह कर रहे थे। कल हमने साजिद सतपारा से भी बात की थी जिन्होंने बताया था और उन्होंने भी कहा था कि अली सतपारा के बचने की उम्मीदें बहुत कम है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बहुत अहम शख्सियत की हम बात करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की मारूफ ड्रामानिगार और अदीबा फातिमा सुरैया बजिया की। बजिया को हमसे बिछड़े 5 बरस बीत गए हैं और आप एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी तहरीर के साथ साथ कहना चाहिए कि लोगों के दिल धड़का करते थे। आपने अपनी तहरीरों के ज़रिए माशरे की भरपूर तरबियत की। यही वजह है कि आप एक अहद, एक तहजीब और एक इदारे की हैसियत रखते हैं। 1 सितंबर 1923 को हैदराबाद दक्कन में पैदा होने वाली फातिमा सुरैया बजिया खानदान, उनका जो खानदान था वो कराची आकर आबाद हुआ। आपने 1960 में PTV से अपने काम का आगाज़ किया और आगही, शमा, अफशा समेत कई मशहूर ड्रामे भी लिखे जिन्होंने मकबूलियत और पसंदीदगी के रिकॉर्ड कायम किए। आपके दीगर हिट ड्रामों की बात की जाए तो उनमें उरूसा, अना और अनारकली शामिल हैं। आपके लिखे गए ड्रामों को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में भी काफ़ी मकबूलियत हासिल रही है। फातिमा सुरैया बजिया को उनकी अदबी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज समेत कई कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया।
फातिमा सुरैया भजिया को आज हमने याद किया, आज उनको हमसे बिछड़े 5 बरस बीत चुके हैं। एक्सप्रेसो में हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश करें। इसी नोट पर मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे कोरोना वबा की। तो वबा में ओवरऑल तो कमी देखने में आ रही है, लेकिन फिर भी मुल्क भर में पॉजिटिव केसेस और अमवात का सिलसिला भी जारी है। कोरोना से बचाव के लिए फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल को वैक्सीन लगाने का अमल जारी है, लेकिन पंजाब के हवाले से स्पेसिफिकली बात की जाए तो हेल्थ प्रोफेशनल वैक्सीन लगवाने में रिलक्टेंट है, सबसे पीछे है। यहाँ वैक्सीन लगवाने का अमल सुस्त रवि का शिकार है और हेल्थ वर्कर्स में खौफ और हरास भी पाया जा रहा है, जबकि महकमा सेहत का जो ऑनलाइन सिस्टम है वो भी कुछ गैर फाल नजर आ रहा है, जिसके बाद हेल्थ प्रोफेशनल की रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद कोड जारी नहीं हो सके। बिल्कुल, इसके बरक्स सूबा सिंध में जो कोरोना वैक्सीन है उसमें सूरत हाल में बेहतरी है, तेजी से लगाई जा रही है। सिंध हुकूमत ने चीन से कोरोना वैक्सीन की 2 करोड़ डोजेस खरीदने का भी ऐलान कर रखा है। हमने इस पर पहले भी बात की थी। इस सारी सूरत हाल पर कि रिलक्टेंट क्यों हैं ये पंजाब के अंदर जो हेल्थ वर्कर्स हैं और सिंध के अंदर जो मामला चल रहा है, इस जरा बात कर लेते हैं। डॉक्टर फैसल महमूद हमें ज्वाइन करें, माहिर हैं वबाई अमराज के, उनसे जरा पूछते हैं। डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग एंड सुबह खैर। सबसे पहले यही आपसे पूछना चाहेंगे, पंजाब में ये जो एक रिलक्टेंस नजर आ रही है लोगों के अंदर, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है और कैसे इससे निकाला जाए? अगर हेल्थ वर्कर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो वो जाहिर बात है आम आदमी को कैसे लगाएंगे आगे वैक्सीन? तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? So unfortunately वैक्सीन रिलक्टेंस यानी कि वैक्सीन लगाने से घबराना ये कॉमन चीज़ है जो कि सिर्फ कोरोना वैक्सीन की नहीं मगर सब वैक्सीन में ये पाया जाता है। कुछ लोगों को बस एतमाद नहीं होता कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। एंड आई थिंक कुछ जो इससे पहले जो बयान जारी हुए थे दैट प्रॉब्ली आल्सो हैज नॉट हेल्प्ड कि लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो। बट ये जरूर है कि ये वैक्सीन बहुत सेफ है। अब तक जितने लोगों को लगाई कोई इसके नजर नहीं आए हैं। सो आई थिंक I don't know, I think education is the way out. अच्छा, चूंकि हमने पिछले दिनों स्टेटमेंट्स भी देखी, डॉक्टर फैसल महमूद ने कहा, फैसल जो कि मुआविन खुसूसी है फैसल सुल्तान, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी ये 100% मौसर है ये वैक्सीन, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी पे वैक्सीन लगाए। शायद यही वजह है कि लोग, आम पब्लिक भी, हेल्थ प्रोफेशनल समेत थोड़े लोग इस बारे में झिझक महसूस करें कि वॉलंटियर करें और वो वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल जी। एंड जब आप कहें ये 100% मौसर है तो याद रखें कि वो बात करें पर्टिकुलरली सीवियर बीमारी की, यानी कि अमवात के या अस्पताल में दाखिल होने के लिए। सो इवन दो वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को फिर भी कोविड लग सकता है, कोविड की जो शिद्दत है उसमें काफी कमी आ जाती है एंड आपके अमवात की शरह में बहुत कमी आती है एंड हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत कम हो जाते हैं इससे। अच्छा डॉक्टर फैसल, हम अगर साइड इफेक्ट्स की बात ही कर लें खुल के जरा कि हाँ जी साइड इफेक्ट्स अगर होंगे भी ही तो क्या मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स यही हो सकते हैं कि कोविड दोबारा हो जाए या कोई और मसला भी खुदा ना खास्ता पैदा हो सकता है, खासतौर पे वो लोग जिनको पोलन वगैरह के मसाइल हैं या सांस के इश्यूज हैं? एक चीज तो ये बहुत क्लियर बताने की जरूरत है कि इस वैक्सीन से कोविड नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर वायरस जो है वो मरा हुआ होता है, वायरस जिंदा नहीं होता एक दफा मर जाए। कोविड तो हो नहीं सकता। जो सबसे कॉमन हमें साइड इफेक्ट देखें वो लोग अक्सर कहते हैं कि थोड़ा दर्द होता है, कुछ लोगों को हल्का सा बुखार हुआ है एंड दैट्स अबाउट इट। एलर्जी वाला जो मसला है वो इस वाले वैक्सीन में नहीं था, वो था फाइजर वाली वैक्सीन के साथ, क्योंकि दोनों वैक्सीन बहुत अलग अलग हैं। इस वाले वैक्सीन में वो एलर्जी वाला इतना मसला नहीं जितना फाइजर वाले में। ठीक हो गया। पंजाब की तो हमने बात की, रजिस्ट्रेशन के मामलात में भी कुछ कोड जारी नहीं हुए हेल्थ वर्कर्स को, थोड़ा हमें स्लो प्रोसीजर नजर आ रहा है। जबकि सिंध की हम बात करें तो वहाँ पर आप जो कह लें एक बेहतरी हमें देखने में नजर आ रही है और सिंध अपने खुद भी बाजाते खुद के हमने वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो और मंगवानी है। सो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो रजिस्ट्रेशन का जो मरला है इसमें जो मुश्किलात हो रही हैं वो सिंध में भी हो रही हैं। अलबत्ता सिंध में शुरू के दिनों के अंदर जब ये हो रहा था तो लोगों ने मैनुअली पे काम करना शुरू कर दिया था इसके ऊपर। दूसरे कि प्रोएक्टिवली जो वैक्सीन सेंटर्स हैं वो अस्पताल फोन कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं कि आप आके वैक्सीन लगा लें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ऑब्वियसली थोड़ी सी तेज हुई हैं। अब चूंकि अब सिस्टम दोबारा चल पड़ा है तो फिर अब मैनुअल काम नहीं हो रहा, अब सिर्फ वो जो जब आपको मैसेज आता तो फिर आपको वैक्सीन। तो डॉक्टर फैसल, पहले मरहले में तो हम फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगा रहे हैं, दूसरे मरहले में सबसे वल्नरेबल क्लास तो जो जिनकी उम्र ज्यादा है, जो थोड़े उम्र रसीदा लोग हैं वही हैं। लेकिन मेडिकली आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फिर दूसरे मरहले में जब हम ज्यादा डोजेज मंगवा लेते हैं, चांसेस है कि मार्च तक और हमारे पास डोजेज आ जाएंगी, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा? पहले हम बच्चों वगैरह को इम्यून करेंगे या जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, बच्चे तो उनको बहुत ही हल्की फुल्की बीमारी होती है, बच्चों में तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। इट्स द वन जो कि जिनकी उम्र 60 या 65 से ज्यादा होती है तो उनको पहले लगेगी।
और उनको ये वाली वैक्सीन नहीं लगी कि इस वैक्सीन के हमारे पास बहुत डेटा नहीं है उन लोगों में जिनकी उम्र 60 ज्यादा है। अगर किसी को लग भी जाए तो सेफ तो है, मगर वी डोंट नो काम कितना करती है, तो उनको लगेगी एस्ट्राजेनेका वाली, यानी कि ऑक्सफोर्ड या जो ब्रिटिश जो वैक्सीन है वो। ठीक है, तो आप समझते हैं कि वो भी जब पाकिस्तान में आती है, क्योंकि इनिशियली ऐसे मसाइल जैसी रिलेक्रेंस की हम बात करें, ये तब आती है जब आपको बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं किया जाता या बताया नहीं जाता, खासतौर पे हेल्थ वर्कर्स के हवाले से। तो आपको लगता है कि हमें अभी से लोगों के लिए कुछ ट्रेनिंग सेशंस इंस्टीट्यूशनल बेसिस के ऊपर, स्कूल्स के अंदर या कहीं पे भी इसका आगाज़, या मीडिया के ऊपर इनफैक्ट कैंपेन शुरू कर देनी चाहिए ताकि लोग इस हवाले से रिलेक्टेंट फील ना करें? Absolutely, and I think मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि लोगों की रिलक्टेंस खत्म करें, उनको बताएं कि ये सेफ है। एंड ऑब्वियसली याद रखें कि कोरोना से स्पेशली इस उम्र में मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। याद रखें किसी के 80 साल के हैं, उनकी 100% से ज्यादा चांस उनको मरने का कंपेयर टू उनकी उम्र 40 साल की, तो वैक्सीन लगाना ही बचाव है इससे। ठीक है डॉक्टर फैसल, एंड पर हम आपसे भी सजेशन लेना चाहेंगे कि आप चूंकि हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते गवर्नमेंट को कोई सजेशन इस हवाले से दी जाए कि जो वैक्सीन है इसमें जो लोगों को एक झिझक है या थोड़े रिलक्टेंट है वो ना हो, इसमें वॉलंटियर करें, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी में रखा गया। बिल्कुल, सो एंड आई थिंक हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी जिम्मेदारी है कि, एंड मैंने बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को देखा है, विच इज अ गुड थिंग, कि जब वैक्सीन लगा लें तो फिर वो सामने आए, बोले कि हमने वैक्सीन लगा ली है, हम बिल्कुल ठीक है। एंड आई थिंक इससे भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई जब पर्सनल एक्सपीरियंस की हम बात करें तो। ठीक है डॉक्टर फैसल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया फ्रॉम योर बिजी, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर फैसल माहिर वबाई अमराज, उनका ये कहना था कि एक तो इसके साइड इफेक्ट्स एज सच है नहीं बहुत ज्यादा, अगर हैं भी तो इससे ज्यादा नहीं है कि आपको हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, इसके अलावा और वो भी चंद 1% लोगों के अंदर। सो इस हवाले से जो भी इबाम में या क्या असर आई हैं उस पर तवज्जो ना दी जाए, वैक्सीन का लगवाया जाना बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। और उन्होंने कहा कि दूसरे हिस्से में हम जो उम्र रसीदा अफराद हैं उनको फोकस करेंगे, जो कि वो ज़्यादा वल्नरेबल तबका है इस हवाले से। जी, और वैक्सीन के हवाले से हमने आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दिया। कोरोना में फिर भी हम दोबारा करेंगे, एहतियात आपको लाजमी करनी है। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो देखते रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल एरिना के हवाले से, कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों के बारे में। और सबसे पहले जो खबर इस हवाले से जहन में आती है वो अमेरिका की सूरत हाल है। तो आज साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेनेट में मवाख़ज़े की कार्रवाई होने जा रही है। साबिक सदर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सदर के ओहदे पर रहते हुए कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाया, और इस सज़ा के लिए ट्रंप के खिलाफ सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार है। ताहम इस वक्त अगर हम सेनेट की बात करें तो यहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के 50-50 अरकान मौजूद हैं। अगर मवाख़ज़े की कार्रवाई कामयाब होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वो दोबारा कभी अमरीकी सदारत का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अमरीकी तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि किसी साबिक सदर के मवाख़ज़े की कार्रवाई उनके ओहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद हो रही है। अगर सदर जो बाइडेन के हवाले से बात की जाए और उनकी पॉलिसीज के हवाले से बात की जाए तो ईरान से मुतालिक पॉलिसी में नरमी देख में आ रही है, जबकि चीन के हवाले से पॉलिसी मजीद सख्त करने के इशारे दिए जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथ नन अदर देन बिलाल लाखानी। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव विद अस फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। कैसे हैं आप? हमारी तो मॉर्निंग एज यूजुअल, आपकी इट्स आई थिंक इट्स नॉट अ मॉर्निंग ओवर देयर, राइट? बिल्कुल, आज इधर इनफैक्ट रात का वक्त है। और टू आंसर योर क्वेश्चन ऑन के सियासी तौर पे क्या हो रहा है, तो बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में भुट्टो अभी भी जिंदा हैं, इस तरह अमेरिकन सियासत में ट्रंप अभी भी जिंदा है। वैसे तो उनका इम्पीचमेंट का आज ट्रायल शुरू हुआ था। आज इस बात पे शुरू हुआ था कि एक सदर जिन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया हो उनका ये हो भी सकती है इम्पीचमेंट या नहीं, लेकिन ये जो है पास हो चुकी है। और 6 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डिफ्लेक्ट किया अपने पार्टी लाइन से और उन्होंने बोला कि एटलीस्ट हमें इसका ट्रायल करना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा मजीद आगे बढ़ेगा नहीं। इवेंचुअली ये फेल हो जाएगा क्योंकि ये ट्रंप की पार्टी ही रहेगी। अभी पाकिस्तान में भी सेनेट इलेक्शन होने वाले हैं, तो बड़ा सवाल यही है कि एक हॉर्स ट्रेडिंग होगी या नहीं, लोग अपनी पार्टी लाइन से आगे पीछे होंगे या नहीं, लेकिन ज्यादातर रिपब्लिकन पार्टी नहीं हिलेगी क्योंकि ट्रंप साहब अभी भी जिंदा हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो पॉलिटिकल एलीट है वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी किसी भी सूरत में, चाहे ट्रंप की सूरत में एक भयानक सियासी किरदार उनके सामने मौजूद है। बिल्कुल यही चीज सामने आ रही है। और इसका एक और पहलू भी ये है कि ट्रंप साहब जो हैं वो जेन्युइनली पॉपुलर हैं एक अवाम के तबके में, जो अमेरिका अपने आप को दिखाना नहीं चाहती, जो अमेरिका समझती है कि
ये हमारे शायद लोग ही नहीं हैं, लेकिन इधर एक तबका है गोरों का जो लोग पीछे रह गए इकोनॉमिकली, जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए रिपब्लिकन के जो लीडर हैं वो भी डरते हैं ट्रंप के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप जो कि कह रहे हैं कि अल्टीमेटली इसने फेल ही हो जाना है, इंपैक्ट क्या आएगा? जो कि अल्टीमेटली जो बाइडेन बात कर रहे थे, उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर की बात की थी, और ये कैपिटल हिल के ऊपर जो हमला था ये कोई आम बात नहीं थी, हिस्ट्री का सबसे बड़ा और शायद सबसे बुरा भी मैं कहूं तो गलत नहीं होगा वाकया था। तो अगर ये इंपीचमेंट कामयाब नहीं होती, फ्यूचर पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा इसका? बिल्कुल, देखिए ये एक्चुअली जो पॉलिटिक्स में जो अमेरिका में हो रहा है वो पाकिस्तान से बहुत सिमिलर है। ये बेसिकली डिबेट ये है कि क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ट्रंप की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसने उकसाया है लोगों को, इधर वायलेंस हुआ है, इसको हमें रिस्पॉन्सिबल रखना चाहिए। रिपब्लिकन्स कहते हैं कि नहीं, माफ करें इनको, यूनिटी सामने लेके आए, हमें साथ मिलके आगे की बात करें, पीछे की बात ना करें। तो यही बुनियादी तौर पे ये एक लड़ाई चल रही है, और अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जिस तरह इमरान खान भी मांगते हैं पाकिस्तान में, तो फिर वही गुनाह वापस होंगे, फिर इस किस्म का वायलेंस जो है वो और होगा, क्योंकि अगर आप किसी को पकड़ेंगे नहीं तो फिर ये आइंदा वापस से आइंदा भी होगा, ये ट्रेंड सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। बिलाल, थोड़ी सी पॉलिसीज के हवाले से बात करें जो बाइडेन की, तो हम पहले इंट्रो में भी बता रहे थे ईरान के हवाले से थोड़ी नरमी देखने में आ रही है, चीन के हवाले से सख्ती का कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के साथ, भारत के साथ, जो बाइडेन का कहा जा रहा है कि पहला टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है मोदी से, तो क्या लगता है जो कश्मीर का इशू पूरी दुनिया में हाईलाइट किया जा रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से, क्या अमेरिका मोदी सरकार पे कोई इस तरह का दबाव डाल सकेगा, इसमें कामयाब होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर तो बाइडेन साहब ने अप्लाई किया है, जो ट्रंप साहब बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर रहे थे। क्योंकि अगर आप उनका स्टेटमेंट देखें उस फोन कॉल के बाद, तो बाइडेन साहब ने रिटरेट करा है कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं उनको हम डिफेंड करेंगे साथ। और ये जो है मोदी के ऊपर एक डिग है। आपको याद रहे कि पिछले हफ्ते में मीना हारिस, जो वाइस प्रेसिडेंट कमाला हारिस की भतीजी हैं, उन्होंने मोदी के खिलाफ ट्वीट किया था। उन्होंने जो फार्मर्स, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको साथ दिया था, और फिर रिहाना जो इधर की एक बहुत बड़ी पॉप सिंगर है, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था। तो बाइडेन साहब ने थोड़ा सा तो प्रेशर डाला है। पब्लिकली इतनी बात नहीं हो सकती, लेकिन डेफिनेटली मोदी के ऊपर ये सिग्नल चले गया कि अब ट्रंप साहब के साथ एवरीथिंग गोज नहीं है, अब प्रेशर आएगा इंडिया के ऊपर, लेकिन पब्लिकली नहीं आएगा। ये भी मैं बता दूं साथ साथ कि कुछ कहानी पक रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी विद बाइडेन इन द प्ले, कि कश्मीर के ऊपर कुछ डिस्कशंस बिहाइंड द सीन्स लगता है कि शुरू होने वाले हैं, जिस तरीके से ये सिग्नल सामने आ रहे हैं। ठीक है, और ये डिस्कशंस जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये आप जारी बात है, आपके पास कुछ सोर्सेज के जरिए खबर होगी ये किस सतह तक जा सकते हैं, नंबर वन। और दूसरा ये कि इस रीजन के ऊपर चूंकि पहले भी आप ही ने ये बात की थी और हमें मालूम भी है काफ़ी हद तक कि चीन की जानिब अमेरिका की रिजर्वेशंस भी हैं, सख्ती भी है, चूंकि एक जंग है, वो मुआशी भी है, वो ताकत की भी जंग है। तो उसको लेकर पाकिस्तान को अब जो बाइडेन कैसे देख रहे हैं? क्या चीन के अच्छे से देख रहे हैं या पाकिस्तान को पाकिस्तान के अच्छे से देख रहे हैं? अनोखी बात यह है कि बाइडेन के फॉरेन पॉलिसी के 3 बड़े हेडेक हैं, अफगानिस्तान, चाइना और ईरान, और तीनों पाकिस्तान के नेबर हैं। तो बेसिकली चाइना के साथ अमेरिका की अब एक कोल्ड वॉर है, उनके साथ टेंस सिचुएशन रहेगी, इसीलिए अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ ज्यादातर दोस्ती रखेगा। पब्लिक में, प्राइवेट में भले वो डांटे डेमोक्रेसी और कश्मीर के ऊपर, लेकिन पब्लिक में दोस्ती रखेगा। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के बगैर अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। बाइडेन ने बहुत फेमसली हामिद कारजाई को व्हाइट हाउस में कहा था, जब कारजाई साहब पाकिस्तान के बारे में कंप्लेन कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए 50 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस अफगानिस्तान। तो बाइडेन साहब, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। ऑब्वियसली हार्ड बॉल खेलेंगे शुरू में, लेकिन इन दी एंड वो पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे जहां तक अफगानिस्तान की बात होगी। ईरान में बाइडेन साहब आगे दोस्ती बढ़ाने जा रहे हैं। अभी दोनों साइड निगोशिएट कर रही हैं, अभी थोड़े से तल्ख
स्टेटमेंट्स आएंगे, लेकिन इन दी एंड बात आगे बढ़ी फिर ये पाकिस्तान के अच्छा। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली बाइडेन के रेफरेंस से, बाइडेन टू पाकिस्तान। व्हाट अबाउट पाकिस्तान टू बाइडेन? आप पाकिस्तान की जो नेशनल लीडरशिप है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी आप राब्ते में भी हैं और आप उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट करने जा रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। असद उमर साहब का इंटरव्यू भी आपने किया और एक आर्टिकल भी रीट्वीट किया आपका, इमरान खान साहब ने, हमें बताया जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से बहरहाल किस हद तक आप मुत्तफिक है? क्या हम भी उतना एग्रेसिवली अमेरिका को इंगेज कर रहे हैं इन आवर फॉरेन पॉलिसी? आई थिंक जो अभी रिसेंटली एक जर्नलिस्ट के मर्डर के ऊपर जो कोर्ट की स्टेटमेंट्स आई थी, इसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात को धचका पड़ा है और ये चीज अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान और बाइडेन साहब की बात होनी चाहिए अगले कुछ हफ्तों में, और अफगानिस्तान जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा अमेरिका की साइड से, और पाकिस्तान की साइड से फाटफ और कुछ और चीजें जो हैं जो ऑफ इंपॉर्टेंस हैं वो डिस्कशंस में रेज हुई जाएंगी, इंक्लूडिंग कश्मीर। So are we waiting for their initiative that they should initiate the conversation, or Pakistan should initiate itself? डिप्लोमेटिक तरीके से यही होता है कि बाइडेन साहब एक तरीके से कॉल करते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, पहले वो अपने नेबर्स को कॉल करते हैं, कनाडा और मेक्सिको को, फिर वो यूरोपियन कंट्रीज को करते हैं। इंडिया में भी बहुत अफसोस हुआ है कि इंडिया को साउथ कोरिया के बाद फोन किया गया है, तो इंडिया में जो है काफी टेंशन है इस चीज के ऊपर। लेकिन ये एक नॉर्मल पावर पॉलिटिक्स की गेम है। पाकिस्तान ऑब्वियसली इसकी इतनी साइज नहीं है जितनी इंडिया और बाकी मुल्कों की है, लेकिन डेफिनेटली इमरान खान साहब अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे कि जब बाइडेन साहब का फोन आएगा तो हम किन चीजों की बात करेंगे, और कश्मीर टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। कश्मीर टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। बिलाल लखानी हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच बिलाल, आपका एनालिसिस एज यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लाइवली है। वी रियली एंजॉयड इट, और इसके हवाले से हमने आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्पेशली अमेरिका की बात की। तो अभी नोट पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। 10 बजे के बाद एज यूजुअल हम आपको एंटरटेन करेंगे एक्सप्रेसो में, और अब वक्त हुआ जाता है हमारे अगले सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी का। इससे पहले कि हम सेगमेंट की जाने बढ़े, आज का सेगमेंट माजिद जहांगीर साहब के हवाले से है, जिनको बहुत सारे लोग जो इससे पहले पीटीवी देखते थे जब प्राइवेट मीडिया नहीं था, तो वो जानते हैं कि कितने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की कॉमेडी जो फील्ड है उसको सर्व किया है। इस वक्त बड़ी मखदूश हालत के अंदर रह रहे हैं, काफ़ी उनकी सेहत के भी मसाइल हैं, तो हमने सोचा एक तो हमने उनके साथ मुलाकात कराई जाए, उनके बारे में बात की जाए। आप जो लोग देख रहे हैं मुखैर हजरात, ज़रूर किसी न किसी हवाले से उनकी हेल्प करें। आप ये सेगमेंट देखिए, आपको मजीद उनके बारे में मालूम पड़ेगा। सो देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। मैं हूं हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्रेसो। नाज़रीन, एक ऐसे फनकार जिसने सारी जिंदगी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, शोबिस की दुनिया में पाकिस्तान की एक पहचान बनाई। बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम्स जैसे 50-50, 7 रंग और बहुत से और भी सिंधी प्रोग्राम्स। मैं बात कर रही हूँ माजिद जहांगीर साहब की, जो शदीद अलालत के बायस इस वक्त कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आइए उनसे चल के बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सुबह सुबह मुझे लगता है आज आप व्यू एंजॉय कर रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत सुबह हुई है। जी बिल्कुल। तो इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा व्यू है, सामने पौधे हैं, दरख्त हैं, खूबसूरत पार्क है, कोई अच्छा सा गाना गुनगुना के सुना दें जी, अच्छा जो आपका भी फेवरेट हो। अच्छा जी। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख चुराना मुश्किल था, अब आँख मिलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। वाह 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 वाह, इतना खूबसूरत गाना। मुझे ये बताएं, खाने में क्या पसंद है आपको, क्या मजे से खाते हैं? कम मजे से खाता हूँ मैं पाए और जहाँ पाए नहारी। ये तो आपकी और मेरी चॉइस बहुत मिलती है खाने में। बिल्कुल। तो किस दिन ऐसा करें ना, आप सब लोग आए, घर पे आए सब लोग, तो हाँ सब लोग आए तो मैं आपको अपना पाए भी खिलाऊंगा, नहारी भी खिलाऊंगा। सर मुझे ये बताएं कि आप अपना टाइम किस तरह गुजारते हैं? ज्यादातर सुबह उठते हैं तो क्या रूटीन होती है? क्या पार्क में आते हैं? नहीं, पार्क में नहीं आता। पार्क में नहीं आता। पार्क में आने की वजह ये है कि
लोग मुझसे भी पर्सनल किसी में सवाल पूछते हैं तो मैं ज़रा सा डरता हूँ उससे ना, तो मैं पार्क में नहीं आता और अपने घर में बस अपना तस्वीर भी पढ़ लेता हूँ या टीवी देख लेता हूँ। इस तरह की बातें करते हैं जो मतलब मेरी दिलादारी होती है। जी हाँ, तो इसलिए मैं ज़रा बाहर ज़रा कम ही निकलता हूँ। सर बाहर थोड़ी ठंड हो रही है तो चले अंदर? हाँ चलें, अगर चले। हाँ आ जाएं। सर मुझे भी कोई गाना डेडिकेट करें ना। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। वाह। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। वाह 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 वाह, जबरदस्त भाई। मुझे इतना खूबसूरत गाना इतनी खूबसूरत आवाज में कभी किसी ने नहीं डेडिकेट किया। मैंने किया ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो बस मेरी ऐसी है, ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ कि क्योंकि ये तो सब अल्लाह के काम है सारे। सर मुझे ये बताइएगा कि यहाँ आपकी देखभाल कौन करता है, क्योंकि आपकी बीवी जो है वो इंतकाल कर चुकी हैं। जी हाँ, बस वो देखभाल ये है कि हमारे जो बराबर के जो पड़ोसी हैं ये बहुत अच्छे हैं। ये हमारी खाला जी होती हैं, पूरे मोहल्ले की खाला जी कहलाती हैं वो। अच्छा। हाँ, तो ये उन्होंने बड़ा ख्याल किया और फिर वो भी मेरा बेटा ही है, बिल्कुल मकसूद नाम है उनका, मसूद। तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहीं रहेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कोई नहीं है, जितने भी लोग हैं सब दुनिया से जा चुके हैं। तो अब ये है कि ये लोग मुझसे पैसे भी नहीं मांगते। पैसे तो मैंने कई दफ़ा उनको कोशिश की कि पैसे ले लें मुझसे, वो पैसे नहीं लेते। और अभी तक जो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना सब वो मेरे को फ्री देते हैं, मतलब फी सबिल्लाह के तौर पर। आप इतने ब्लेस्ड हैं कि आपके पड़ोसी इतने अच्छे हैं, क्योंकि आपने सारी जिंदगी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। अब आपका ये वक्त है, हम तो आपको यही कहेंगे कि आप स्ट्रांग रहें, हिम्मत ना हारें। जी हाँ। और खुश रहने की कोशिश किया करें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या दोस्त अहबाब अभी आपसे मिलने आते हैं यहाँ पर? नहीं, कोई भी नहीं आता। आपको ख़ास तौर पर जो हमारे फनकार साथी हैं ना, वो तो आते ही नहीं बिल्कुल। वो यूँ समझ लिए कि उनके लिए जो बीमार फनकार होता है ना, वो उनसे बहुत दूर रहते हैं वो। जब मैं सही था तो सब मेरे आगे पीछे होते थे, क्योंकि मैं प्रोग्राम लिखता था 50-50 ज़्यादातर मैं ही लिखता था। हाँ, दुआ करें कि जिस दिन मैं दोबारा काम करने के काबिल हुआ तो सब फिर मेरे आगे पीछे होंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि 50-50 में आपका एक ऐसा कैरेक्टर था और आपका ऐसा बूम था कि वो पीक का आपका टाइम था। जी हाँ, जी हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस था? जो साथी फनकार थे वो कैसे थे, थोड़ा सा हमें बताएं। बहुत अच्छे फनकार थे, साथी फनकार सब नए लोग थे वहाँ पर। जितने भी 50-50 में जितने भी लोग आए हैं सारे नए लोग आए हैं, मुझ समेत। मोइन अख्तर मरहूम के साथ मैंने बड़ा काम किया। और यूँ समझिए कि मोइन अख्तर जो हैं वो मेरे पसंदीदा भी हैं, और मोइन अख्तर जो हैं उन्होंने मेरा साथ भी बहुत दिया। सात रंग में बहुत सारे कैरेक्टर करता था। हाँ जी। बहुत सारे कैरेक्टर करता था, बहुत सारी मेरे को ज़बानें भी आती हैं, मुझे 11 ज़बानें आती हैं। वो मुझे 4 आती थी, मैं बहुत शौकिया मारती थी। तो आपको तो माशाल्लाह से। सर मुझे ये बताया, आपने फिल्मों में भी काम किया है, तो कितनी अभी तक आपकी, अगर मैं बात करूँ कि टोटल फिल्म्स कितनी हैं? फिल्मों में तो मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन किया होगा कोई 5-6 फिल्मों में, ज़्यादा नहीं। अच्छा। हाँ, एक तो उसकी अपना सैयद कमाल की फिल्म थी सियासत, एक उसमें किया था। एक अपना वो थे अपना वो सुल्तान राय और अंजुमन थी, उसमें मेरा भी एक रोल था अपना, वो मैं कॉमेडियन था उसमें। और एक फिल्म थी फासले, जिसमें अपना वो मोहम्मद अली थे और शबनम थी। एक फिल्म थी फासले, एक फिल्म और थी टीना। तो इस तरह हमने 5-6 फिल्मों में काम किया है। सर मुझे ये बताइएगा कि अब क्या देखते हैं शोबिज में, मीडिया में कितनी तब्दीली आई है? क्या बेहतर तब्दीली आई है पहले से? मैं नहीं समझता कोई अच्छी तब्दीली आई है इनमें फनकारों में, क्योंकि बल्कि वो फनकार जो हैं वो सही मानों में फनकार नहीं है। हाँ, बहुत सारे फनकार ऐसे हैं जो अपना आते हैं सिर्फ इसलिए कि थोड़ा मशहूर हो जाएं, और कहना चाहिए। और अच्छे खाते पीते घराने से हैं वो लोग, तो उनको पेमेंट की फिक्र नहीं होती जो हमें होती थी। तो मैं देखता हूँ कि जो नए फनकार जो आ रहे हैं वो उनको मतलब है कि कोई वो कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है उनमें। उनको डायरेक्टर को बोल रहे होते हैं, अरे भाई इसको ऐसा कर लो। कहते हैं मेरे कितने सीन हैं, तो डायरेक्टर कहता है आपके कोई 6 सीन। अरे नहीं यार
6 सीन है यार। अच्छा, हाँ नहीं यार, इसको कम नहीं हो सकता यार। अच्छा वो कम हुआ यार, ये डायलॉग कितने लंबे लंबे क्यों हैं यार? यार इसको देखो, यहाँ 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 कट कर दो और फिर यहाँ से शुरू करो। अभी वो बोल रहा है, एक आर्टिस्ट बोल रहा है डायरेक्टर को, मैंने 13 साल की उम्र से स्टेज पे गाना शुरू किया था, तो और मैं ये नूरजहां, लता, शमशाद बेगम, इनकी आवाज़ों में गाता था मैं। पर आपको पता है ना 11 ज़बानें मुझे आती हैं, तो एक ज़बान थी सिंधी, वो भी मैंने सीखी। वो मैं आपको सिंधी का डायलॉग सुनाता हूँ। सिंधी ड्रामे का नाम है दुनिया दीवानी। दुनिया दीवानी। हाँ, अरे अब्बा नज़ीर पुट, अरे अब्बा नज़ीर पुट, बाबा चाय, बाबा चाय। माँ बाप मुझे घर देखो तो मैं लग थी कौन, तो मुझे घर तो बताया बाबा, मुझे घर आ है किथे। मैंने कहा हाँ ही कर, हाँ नहीं कर, इतना नहीं खापे पाचे मुझे साजे पाचे मेरे पेरी घेटू मेरे मांग आगे मुझे खापे पाचे ताड़ी चढ़े साजे पाचे पेरी घेटू मुझे खापे पाचे पेरी घेटू डागर नहीं साजे तो भी नहीं साथे हते सदन में मुझे वो घर टार है 12 बाद मुझे खुड़का है त्रिगड़ था समझे चाचा जटपट में। क्या बात है, जबरदस्त, awesome। मुझे इतनी समझ आई कि खब्बे वन सज्जे वन के कुछ खब्बे सज्जे, राइट लेफ्ट है। राइट। तो फिर वो आखिर में कहता है, तो मैंने कहा जटपट में, तो मुझसे कहता है, कंप्यूटर से कह रहा है, कहता हाँ बात समझम तो वार्ड हो कौन आया। अच्छा सर, आपने इतने शोज किए, आप इतने अच्छे बेहतरीन अदाकार हैं, बेहतरीन कॉमेडियन हैं, आपका अपना कोई ऐसा डायलॉग जो फेवरेट हो? मेरा निशाना भाई साहब देखे जमाना भाई साहब, तीर पे तीर चलाओ भाई साहब, बच के ना कोई जाए, बच के ना कोई जाए भाई साहब। मेरा निशाना भाई साहब देखे जमाना भाई साहब, तीर पे तीर चलाओ भाई साहब, बच के ना कोई जाए, बच के ना कोई जाए। वाह 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 वाह। रोते हैं चम चम नैन, उजड़ गया चैन रे, देख लिया तेरा प्यार, हाय मैंने देख लिया तेरा प्यार। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, हाय प्यार हुआ था, मैं उसके ही चक्कर में गिरफ्तार हुआ था। वाह। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, हाय प्यार हुआ था। वो कहती थी सोना बंगला कार दिलाएं, और साड़ियाँ गहने तो दिलाते चले जाएं। कहने लगी कि चोरी करो या मरो डाके, मजबूर हुआ आखिर बैंक दो ताके। हाँ ऐसी किराती, हाँ ऐसी किराती डाका जब डला था, एक बंदा मेरा खासियो पुलिस से मिला था, 2 गोलियां खा के मैं गिरफ्तार हुआ था। वाह वाह। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। क्या बात है सर, जबरदस्त। सर अल्लाह ताला आपको सेहत से नवाजे और आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मुझे ये बताएं, अगर आप ठीक होंगे इंशाल्लाह, हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं, तो क्या आप दोबारा कम बैक करेंगे? सबसे पहला प्रोग्राम, आप चाहे यकीन करें या ना करें, सबसे पहला प्रोग्राम मैं एक्सप्रेस टीवी का करूंगा। अरे क्या बात है, जबरदस्त सर। ये तो बहुत हमारे लिए ऑनर की बात होगी। ये अपना एक्सप्रेस टीवी पहला चैनल है जो जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे लेके आए। सर आप हमारे मुल्क के जो है ना वो लिविंग लेजेंड हैं, आप हमारे मुल्क के स्टार हैं और हमारे मुल्क का बहुत कीमती सरमाया है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। सर मुझे ये बताइएगा कि दोस्तों के बारे में क्या कहेंगे, जो दोस्त उस वक्त आपके पीक टाइम में आपके साथ थे और अब इस तरह से उन्होंने आपको छोड़ दिया? कुछ भी नहीं कहूँगा, क्या कहूँगा। आप देखें, ये तो वो है मतलब की दुनिया, मतलब की दुनिया। अब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगर मैं आज ठीक हो गया और काम करने लगा तो सब मेरे आगे पीछे फिर हो जाएंगे। सर अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको बस यही पैगाम दूंगा कि मेरे लिए दुआ करें और इंशाल्लाह कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। दोबारा टीवी पर मैंने काम किया तो मैं इन लोगों को बहुत सहायता करूंगा। सर मुझे ये बताएं कि हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत है, हुकूमत नहीं लग रहा कोई है यहाँ पर। हुकूमत नहीं है। अब ये हुकूमत तकरीबन कोई 3.25 साल से हुकूमत है, ठीक है। इस हुकूमत ने फनकारों के लिए कुछ भी नहीं किया। जो पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ की, इन्होंने फनकारों का बड़ा ख्याल रखा था। अब ये अपना जब मैं बीमार हुआ हूँ फारिज में, तो इन लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प की। और अभी जब से ये हुकूमत आई है, एक चीज़ मेरे लिए अच्छी की इन्होंने, ये मुझे तमगा इम्तियाज़ दे रही है
हाँ, मेरा अनाउंस हो चुका है। जबरदस्त। हाँ, तमगा इम्तियाज़ का अनाउंस हो चुका है। इंशाल्लाह मेरे को ये अपना 23 मार्च को मिलेगा। तो मुझे ये बताइए अभी तक कितने अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं? बेशुमार इतने अवार्ड हैं कि मैं बता नहीं सकता। अवार्ड नहीं जाते मैं किसी के साथ चला गया, जैसे आपकी गाड़ी है, मैं बोला यार मैं गाड़ी मेरे पास भी थी उस वक्त जब मैं सही था, तो मैंने कहा मैं कहाँ वहाँ खड़ी करूँगा दूर, और फिर मैं जाऊँगा तो अपनी गाड़ी में लेके चल और मुझे वहाँ छोड़ देना, फिर उसके बाद थोड़ी देर में मेरे को उठा लेना, खुद भी प्रोग्राम देख लेना। तो वो प्रोग्राम भी देखता था, जब मुझे अवार्ड मिलता था मैं अवार्ड उसको दे देता था। मैं कहता अवार्ड तुम ले जाओ घर। अच्छा, इसलिए कि मेरे पास अवार्ड रखने की जगह नहीं थी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दें और आप जल्दी से अपना कम बैक करें। थैंक यू सो मच। ज़रूर, आमीन आमीन आमीन। और यही कहूँगा कि मेरे साथ मिलके लगाइए पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक हमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हवाले से कुछ बताने वाले। तो देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और मेरे साथ खुबैब कियानी साहब हैं जो कि हमारे नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इल्म और आगाही ने जो दरवाजे खोले हैं उससे ऐसी चीज़ें जिन पे हमारी कभी तवज्जो ही नहीं जाती थी, अब उन पे तवज्जो जाना शुरू हो गई है, शुक्र है। आपसे बहुत ही अहम मौजू पे एक्चुअली गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि एक जो है ये पोस्टमार्टम यानी बच्चे की पैदाइश के बाद ये जो डिप्रेशन में माँ चली जाती है, इस पे थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस हद तक आप, क्योंकि प्रैक्टिसिंग हैं, तो किस हद तक माएँ जो हैं वो उस डिप्रेशन का शिकार होती हैं बच्चे की पैदाइश के बाद जो है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे मीडिया में लगातार इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं जहाँ पे इस इशू के बारे में बात हो रही है। एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि ये अब की बीमारी है, अब स्टार्ट हुई है, पहले नहीं हुआ करती थी। अगर हम लिटरेचर को देखें तो 13th सेंचुरी के लिटरेचर के अंदर भी मौजूद है कि उस टाइम पे भी ये थी और ये हमेशा से थी। ठीक है। बच्चे की पैदाइश के बाद 4 हफ्ते के अंदर अंदर अगर माँ जो है वो इस तरह के मेंटल और फिजिकल कंडीशन के अंदर जाती है जहाँ पर उसको नींद नहीं आ रही, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गई है, कम खाना शुरू हो गई है, उसका ज़िंदगी के अंदर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, उसको लगता है कि वो हर वक्त थकी हुई है, बच्चे को सही तरीके से अटेंड नहीं कर पा रही, उसको लगता है कि वो किसी काम की नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी वर्थलेस फील होती है। तो ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं जो जब अगर सेट इन कर जाते हैं तो ये इशारा होते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है। अगर ये सिम्टम्स सारे के सारे आ जाते हैं और 2 हफ्ते तक कैरी ऑन करते हैं और इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है लगातार, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है उस मरीज़ को जो है वो हो सकता है, उसको फौरी तौर पर जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए लेके जाना चाहिए। खुबैब साहब, इसको अगर हम ये कहें कि अगर वो 2 हफ्ते के लिए होता है, कोई ऐसी चीज़ भी है इसमें डिप्रेशन या कोई इस तरह का स्ट्रेस जो कि हम उसको नॉर्मल तस्वुर करें, और अगर एक खास सर्टन यानी उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको एक डिसऑर्डर के तौर पर लें? ये बहुत अच्छा सवाल है। कुछ माएँ जो हैं, क्योंकि हार्मोन्स बॉडी के अंदर बहुत ऊपर के लेवल पर गए हुए होते हैं, जब प्रेगनेंसी के दौरान में आप होते हैं तो बहुत ऊपर के लेवल से जैसे ही आप डिलीवरी करते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके फौरन बाद वो हार्मोन्स जो बहुत हाई लेवल पे गए होते हैं वो एकदम से ड्रॉप करते हैं। ठीक है। उनके ड्रॉप करने की वजह से होता ये है कि माएँ जो हैं कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है वो उदास फील करती हैं, बाजुकात झुंझलाहट होती है, बाजुकात वही सिम्टम्स जो कि हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन के कह रहे हैं उस तरह के कुछ सिम्टम्स उनके अंदर आते हैं। लेकिन फर्क ये है कि वो 2-4 दिनों के अंदर खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ठीक है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर 2 हफ्ते से ज्यादा के अरसे तक वो रहते हैं। इसकी काजेज और ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले मेरा एक सवाल और भी है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जहाँ पे हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, पोस्टमार्टम साइकोसिस भी है, यानी इतनी सवेयर चीज़ें भी, मिसाल के तौर पर हेलुसिनेशन भी हो सकती है, या बच्चे के हवाले से ऑब्सेशन या उस हवाले से, ये इस तरह की चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं माओं के अंदर? जी, अगर आप उनका दुरुस्त टाइम पे इलाज नहीं करवाते, आप उनको किसी प्रोफेशनल के पास नहीं लेकर जाते, तो ये जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है ये पोस्टमार्टम साइकोसिस की तरफ भी जा सकता है। और साइकोसिस में ये होता है वहाँ पे 0.4 से 0.7% माएँ जो हैं वो अपने बच्चे को खुद मार देती हैं। जब भी हम लफ्ज़ साइकोसिस इस्तेमाल करेंगे ना, उसका मतलब ये है कि उसका रियलिटी से ताल्लुक टूट चुका है, उसको नहीं पता कि हकीकत के आसपास। तो वो अपने जहन के अंदर एक दुनिया उनके अंदर ऑन हो जाती है और उस दुनिया के मुताबिक वो डिसीजन लेते हैं। बच्चा जो है ये मर्द और औरत दोनों का एक मुश्तरका फैसला होना चाहिए, लेकिन हम अगर अपने कल्चर को देखते हैं तो हमें इस तरह नज़र नहीं आता, और जनरली माओं का इस फैसला साजी में शायद उस तरह का किरदार हमें नज़र नहीं आता। क्या ये भी डेवलप करता है इस तरह का डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें जो डिसऑर्डर्स हैं? जी, हमने पहले बात की कि हार्मोन्स के उतार की वजह से भी काफ़ी सारे मसाइल आते हैं, वो हमारे फिजिकल इश्यूज होते हैं। तो इसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए सोशल कॉजेज भी बहुत सारी हैं, और उसमें एक मेजर सोशल कॉज है वो ये वाली है जिसका
जिक्र आप कर रहे हैं कि एक माँ है, उसने शादी की, शादी से पहले बातचीत नहीं हुई मियाँ और बीवी के दौरान में कि बच्चों के लिए हमारा क्या प्लान है, ठीक है, और उसको उसकी कंसेंट के बगैर एक 9 माह के प्रोसेस के अंदर डाल दिया जाता है कि उसने एक बच्चे को पैदा करने के प्रोसेस से गुजरना है, विच इज़ अ इंटेंस प्रोसेस साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। तो एक तो इस चीज़ के अंदर मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त वक्त है कि हम इस बात को समझें कि बच्चा पैदा करना फिजिकली साइकोलॉजिकली एक बहुत इंटेंस प्रोसेस है, और उसमें खातून को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए इस फैसले के अंदर कि बच्चा कब पैदा करना है, कितने पैदा करने हैं, इसके बारे में अब बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर हम आज भी नहीं करेंगे इसके बारे में बातचीत और मर्द फैसले करते रहेंगे इन चीज़ों के, तो फिर हमारा जो फैमिली सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि कायनात का हम पेचीदा तरीन अमल कह सकते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि इंसानी दिमाग कायनात की पेचीदा तरीन चीज़ है, तो हम बच्चे की पैदाइश या बच्चे की जो माँ के पेट के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको कायनात का एक पेचीदा तरीन एक प्रोसेस कह सकते हैं। और अगर उसमें माँ की विल शामिल है तो वो कुछ और रिजल्ट देगा, माँ की विल शामिल नहीं है तो वो माँ और बच्चे दोनों को मुतासिर करेगा। बिल्कुल दोनों को मुतासर करेगा, क्योंकि माँ 9 महीने तक एक ऐसे फिजिकल और मेंटल प्रोसेस से गुजरी होगी जिसको वो चाहती नहीं है कि उससे गुजरे। ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ उसको भी अटेंड नहीं करती, और अगर वो पहले से प्रीडिस्पोज्ड हो डिप्रेशन के मामले में तो उसके डिप्रेशन को डेवलप करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि बच्चे की पैदाइश तक तो एक बहुत उनका केयर की जाती है माँ की, पूरी फैमिली जो है वो कुछ कर रही होती है, लेकिन जैसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके बाद तमाम फैमिली जो है बच्चे के गिर्द, और माँ को उस तरह की तवज्जो हम देखते हैं कि बच्चे की फौरन यानी पैदाइश के फौरन बाद उस तरह की तवज्जो जो कि पैदाइश से पहले मिल रही थी उस तरह की तवज्जो नहीं मिल रही होती। हाँ, ये इस कदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक माँ है वो जब प्रेगनेंसी में जाती है तो पूरे घर के लिए, उसकी अपनी फैमिली के लिए, उसके ससुराल के लिए, उसके शोहर के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि हमें प्रेगनेंसी के अंदर प्रोसेस के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। फिर उसकी केयर करना स्टार्ट करते हैं, उसको खाना प्रोवाइड किया जाता है, उसको खिलाया जाता है, उसको पिलाया जाता है, उसके आराम का ख्याल रखा जाता है। ज़्यादातर केसेस में 9 महीने बाद होता क्या है कि बच्चा पैदा हुआ, बाज़ ख़ानदान ये गलती करते हैं कि बच्चे को उठाया वहाँ से लेबर रूम से और वो चले गए बच्चे को लेकर नर्सरी के अंदर, और फिर पूरी फैमिली खुशियाँ मनाना स्टार्ट होगी, और उस माँ को जिसको लेबर रूम से आईसीयू के अंदर जाना है कुछ देर की केयर के लिए, इतने बड़े मरहले से गुजरी है, उसको वहाँ पे अस्पताल के अमले के साथ मिलकर शिफ्ट करवाने के लिए कोई मौजूद नहीं होता। तो जब बच्चा पैदा होता है तो इस बात को ख़ास तौर पर जहन में रखना चाहिए हम सबको कि बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद हमें माँ को और भी ज़्यादा तवज्जो देनी है। मैं नहीं कहूँगा कि उतनी ही तवज्जो देनी है, मैं कहूँगा कि और भी ज़्यादा तवज्जो और प्यार देना है जितना उसको हम पैदाइश से पहले दे रहे थे। बहुत शुक्रिया ख्वाब साहब। ख्वाब साहब ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है, नाजरीन बात यह है कि माँ जो है एक ऐसा रिश्ता है जिसके वाले से मजहबी सहाइफ को देखें या कल्चर को देखें या हिस्ट्री को देखें तो डेफिनेटली उसका एक बहुत बड़ा कद है, और जो माँ है वो एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरती है। बच्चे की जो पैदाइश है वो कायनात का एक पेचीदा तरीन अमल है, और उस से गुजरने के बाद उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और ये एक बहुत बड़ा और बहुत अहम पॉइंट है जिसकी तरफ ख़ुबैब साहब ने इशारा किया। थैंक यू सर, हम आपको ज़हमत देते रहेंगे और आप हमें इसी तरीके से इल्म और आगाही देती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे अब शौक के हवाले से। कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता। शौक दा कोई मोल नहीं, ऐसे कहते हैं। पंजाबी च नहीं किया सी, मैं उर्दू च किया सी। अच्छा हो गया। शौक का कोई मोल नहीं। पंजाब के जिला अटर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने रेलवे स्टेशन नुमा एक बैठक बनाकर सबको हैरान कर दिया और लोगों को बता दिया कि जिद्दत के इस दौर में हमें अपनी पुरानी रवायात को नहीं भूलना चाहिए। रेलवे स्टेशन नुमा इस बैठक की हम जो बात कर रहे हैं आपको दिखा भी रहे हैं, जरा देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। खुली सी जमीन है, और इस इलाके की हम अगर बात करें जिला अटक से, चूंकि मेरा अपना ताल्लुक भी है, तो हम जानते हैं कि ये कल्चर का हिस्सा है कि आप बैठने के लिए ऐसी बैठ के या ऐसे डेरे लोग बनाते हैं जहाँ पे एक बड़ी तादाद में लोग इलाके के आके बैठते हैं, मुख्तलिफ मसाइल पे बात करते हैं या वैसे ही। तो रेलवे स्टेशन की एक याद ताज़ा हो जाती है सारी इसको देखकर, और इसी तरीके से इसको बनाया भी गया है। ये रेलवे स्टेशन ही क्यों बनाया गया है, कोई बुक लाइब्रेरी क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि लोग तो पुरानी रिवायात को छोड़कर डिजिटल निज़ाम की जानिब जा रहे हैं। तो इस पर इंजीनियर अतीक रहमान जिन्होंने ये बनाया है, जिनका ये ख्याल है, उन्हीं से जरा पूछते हैं कि व्हाई दिस रेलवे स्टेशन, व्हाई नॉट अ लाइब्रेरी। दो कि हमें ये भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस वक्त अतीक रहमान हमारे साथ मौजूद है। अतीक, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और बहुत ज़बरदस्त ये बड़ी डिफरेंट किस्म की एक एफर्ट है आपकी जो हम देख रहे हैं। जरा हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, और व्हाई दिस रेलवे स्टेशन, व्हाई नॉट अ लाइब्रेरी?
जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, लाइब्रेरी हमने गांव में बनाई है। 2 साल पहले हमने लाइब्रेरी शुरू की और ऑलरेडी सेटअप है लाइब्रेरी जी। और रेलवे स्टेशन की जहाँ तक बात है कि क्यों बनाया गया, इसमें यही है शायद कि हम पेरेंट्स के साथ छोटे बचपन से ही रेलवे का काफ़ी सफ़र करते रहे हैं। पिंडी से अपने गांव पिंड सुल्तानी जाने के लिए, उसके लिए हम दुमेल और बसाल के रेलवे स्टेशन यूज़ करते थे, जो कि एक रिमोट रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं हैं, ट्रेन ज़्यादा नहीं होती। तो मुझे उस तरह के रेलवे स्टेशन बहुत पसंद रहे हैं, शुरू से ही पुरसकून होते हैं ऐसे रेलवे स्टेशन। इसमें मैं कंजस्टेड रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे रावलपिंडी है या लाहौर है, इसमें छोटे रेलवे स्टेशन जो कस्बे और देहातों को लगते हैं, तो ऐसे रेलवे स्टेशन मुझे बहुत पसंद रहे हैं। अभी हम बाई रोड भी जब सफ़र करते हैं तो रास्ते में हमारा गगन रेलवे स्टेशन आता है, उसमें मैं अक्सर जाता रहता हूँ। अब मुझे काफ़ी पसंद है वो, और बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वैसे टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस तरह की जगह मुझे काफ़ी पसंद रही है शुरू से। तो इसीलिए फिर जब घर अपने गाँव में एक बैठक बनाने थी अपने दोस्तों के लिए, सब मिलकर बैठने के लिए, तो सोचा कि क्यों ना इसको रेलवे की ही शक्ल दी जाए, एक पुराने रेलवे स्टेशन की शक्ल पे बनाया जाए। ठीक हो गया। अच्छा अधिक, ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आपने इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया क्योंकि आपको रेलवे स्टेशन पसंद था। आपने इस बैठक को आम पब्लिक के लिए बनाया या आपने सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल के लिए कि आप वहां पर बैठ सकें, जो भी जिस तरह से आप लोगों के सेशंस होते हैं, या ये आम पब्लिक भी इसको यूटिलाइज कर सकती है? जब मैं बना रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना मतलब लोग फेमस हो जाएगा। तो उस वक्त तो ये प्राइवेट ही था, अपने लिए था। लेकिन अब जब से इसको 1 महीना तकरीबन हो गया है शुरू किए हुए, तो अब लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, लोग काफ़ी आ रहे हैं। तो इसको अब हमने यही डिसाइड किया कि इसको हम पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे जी। और एक आध दिन में भी, क्योंकि मैं 2 वीकेंड्स के बाद ही हर दूसरे वीकेंड पे जाता हूँ, तो एक आध दिन अपने लिए रखेंगे और बाकी इसको ओपन रखेंगे पब्लिक के लिए। ठीक है, तो ये तो एक वन ऑफ इट्स ओन काइंड आइडिया है, ज़बरदस्त आइडिया है। खुली ज़मीन, क्योंकि उस इलाके में ओब्वियसली ज़मीनें होती हैं, उसको यूटिलाइज बड़े अच्छे तरीके से आपने किया। तो ऐसे कोई और मॉडल्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे एक रेलवे स्टेशन है, कुछ और, आप इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, तो कुछ और भी आपके माइंड में है कि अब इसको आगे लेके जाया जाए, कुछ और भी किया जाए? अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन थोड़ी कर दूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। ओके जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये हमने, और इस तरह के इसमें थोड़ा सा मजीद इसी के ऊपर थोड़ी इम्प्रूवमेंट हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें अभी हमने सिग्नल्स पे काम करेंगे, जो सिग्नल्स लगे होते हैं पुराने रेलवे स्टेशन पे, एक फाटक बनाने का इरादा भी है इंशाल्लाह। अरे वाह। तो बाकी भी इंशाल्लाह कुछ चीजें मतलब जो भी इसके अंदर दाखिल होगा वो फाटक से दाखिल होगा। हाँ जी, उसका हम एंट्री पे ही उसको बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि जो भी आ रहा है वो फाटक से दाखिल हो, तो एक रेलवे का माहौल मजीद इसमें बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लोगों का रिस्पांस कैसा है? क्योंकि अभी आपने बात भी की कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बट स्टिल ये वो वाली चीजें हैं जो आप शायद आजकल के हम दौर में मिस करते हैं, चाहे बैठकें हो, चाहे मुख्तलिफ सेशन हो या मुख्तलिफ तरह की चीजें हो। सो कैसा रिस्पॉन्स है ओवरऑल लोगों का? लोगों का रिस्पांस, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना अच्छा होगा। जब से इसका पता लगा, लोगों को पता लग रहा है, बहुत से लोग आ रहे हैं, अभी भी पता लगता रहता है कि बहुत लोग आए हुए हैं, आ रहे हैं, तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। गांव के लोग पहले काफ़ी आ रहे थे, लेकिन जब से ये थोड़ा ज़्यादा फेमस हो गया तो अब इर्द गिर्द के गाँव से, इवन शहरों से भी लोग, इस्लामाबाद से भी लोग गए हैं वहाँ पे सिर्फ इसको देखने के लिए। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मुझे इसमें ज़्यादा खुशी इस बात की भी है कि हमारे गाँव के खास तौर पर लोग जो इर्द गिर्द के देहातों के लोग हैं, मेल हजरात तो बाहर भी चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन लेडीज़ और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह बन गई है, करीब है, और तो वो ज़्यादातर वो लेडीज़ आती हैं यहाँ पे। नहीं, ये बहुत अच्छा आपका आइडिया है और इसके ऊपर आप काम करते रहिए, और मजीद ऐसे कई आइडियाज़ इन इलाकों के अंदर, खासतौर पे जैसे कि आपको मालूम है इतनी जगह नहीं होती लोगों के लिए जाने के लिए और देखने के लिए, तो ये बड़ा अच्छा एक इजाफा है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बात करके। अतीक, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग इन एक्सप्रेसो। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है शहरों में भी ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि पुरानी चीजें या जिस तरह की बैठक या इस तरह के मॉडल्स बना के लोगों को एंटरटेनमेंट के, तो पार्क्स के अंदर ही आप इसको कर सकते हैं। हमने जीटी रोड का एक रेस्टोरेंट दिखाया था वैसे अपने देसी फूड के अंदर, और घरों के अंदर भी, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के पास अच्छी खासी जमीन होती है घर बनाते हुए, लेकिन वो उसको उस तरह यूटिलाइज नहीं करते, कुछ थीमेटिक नहीं करते उसके ऊपर। ये होना चाहिए। सो अतीक की एक एग्जांपल है, अगर और कुछ हमें मिला तो हम आपको और भी दिखाएंगे। ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो आप दाल खाते, दाल, यार आर यू दाल लवर? यस आई एम। दाल चावल। देयर आर सम पीपल, दाल चावल, साथ चावल मिला लिए, मुझे सिर्फ दाल का पूछा था। दाल चावल। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और कहते हैं कि दाल बड़ा माल। अक़वाम मुत्तहिदा ने वैसे 2016 को दाल का साल करार दिया था, और इसकी वजह ये थी कि इस साल सबसे ज्यादा पकने वाली डिश दाल थी। बिल्कुल, तभी मैं कहूं मेरे घर में थी दाल। दाल के हवाले से आपको बताया, ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। हफ्ते में एक बार
दाल उबाल कर खाने से जो आपके आंतों की सेहत है वो बेहतर होती है, उसमें कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। और इसके साथ साथ दालों की अगर बात की जाए, डायबिटिक्स के जो पेशेंट है डायबिटीज के, उनके हवाले से हमने बहुत फायदा होता है। नहीं, दाल के बहुत सारे फायदे हैं और दाल खाने वाले जो मरीज है उनमें जो शुगर की मिकदार है उसमें भी ज्यादा इजाफा नहीं होता। अब हंसे जा रही है, आपको चावल भी मिलेंगे दाल के साथ। दालें हमारे लिए कितनी फायदेमंद हैं, इसकी खूबियां क्या हैं, इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो लिंक के ऊपर उफैरा अनीस साद, जो कि एक्सपर्ट हैं, हमारे ग़िज़ायात हैं। उनसे जरा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के हवाले से बात करते हैं, जो कि हम लाइट लेते हैं दालों को जरा। तो उफैरा, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। दाल कितनी जरूरी है जिंदगी में खाने के लिए? अच्छा, थोड़ा सा आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे, तो अगर माइक करीब करके थोड़ा बोलिएगा ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। सोना जो है वो काफी महंगा गुजरा था, शायद कि लोग गोश्त अफोर्ड न कर पा रहे हैं, इसलिए 2016 को दालों का ही साल करार दे दिया गया। दाल एक इतना बेहतरीन खजाना है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसमें तमाम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो कि किसी को चाहिए वो मौजूद है और सस्ती भी होती है कंपेयर टू। खैर अब तो इतनी सस्ती नहीं रही, लेकिन अदर मील बहुत सस्ती होती है। दूसरा ये कि दाल होते हैं रिच इन प्रोटीन, सही एनिमल प्रोटीन जो होता है, जैसे कि गोश्त हो गया या चिकन हो गया, वो तो होता है, वो तो रिच इन प्रोटीन होता है, लेकिन ये प्लांट प्रोटीन की फॉर्म होती है। एज कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन इसमें प्रोटीन लेवल कम होता है, लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से दें तो बहुत है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है तो ठीक हो गया। अफेरा, आपको इंटरप्ट करेंगे, थोड़ा सा माइक आप और करीब कर लीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत इको में आ रही है। सो अगर आपने हैंड्स फ्री भी रिमूव करना चाहें तो इट्स परफेक्ट, आप उसको कर लीजिएगा। लेकिन माइक करीब कर लेंगे तो आइए। अच्छा अफेरा, हम कर रहे थे चूंकि दालों के हवाले से नॉर्मली घरों में एज अ किड मुझे लगता है कि जब हमारे घर में दाल बनती थी तो सबके ज्यादातर मुंह ही बन जाते थे कि क्यों बना लिया दाल। तो इसको खाना और हफ्ते में खाना या क्या हमारे ईटिंग पैटर्न में किस तरह से इसको पार्ट होना चाहिए, इस हवाले से भी हमारे देखने वालों को बताइएगा। नहीं उफैरा सुन नहीं पा रहे आपको, मेरे ख्याल में आप अपनी हैंड्स फ्री एक एक्सपेरिमेंट और कर ले, जो कि कॉल दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं और लाइव शो है तो लाइव शो में हो जाता है। वैसे आप हैंड्स फ्री कनेक्ट करें और माइक अगर पास रखें तो हम श्योर आपकी आवाज हमें दोबारा आएगी। और जो कि आपने वो बड़ी अच्छी बात की कि दाल बनती थी तो मुंह भी बन जाता था। वैसे मुंह बन जाते थे, मुझे लगता था हालांकि दाल के साथ चावल में भी उसी में क्योंकि दाल चावल वैसे बहुत फेवरेट डिश होती है, मुझे लगता है बहुत सारे टॉक अबाउट दाल चावल तो इट्स नॉट दाल, इट्स दाल चावल। दाल चावल आई वाज आस्क्ड दाल विद रोटी। दाल नहीं, रोटी के साथ कोई। और वैसे अब वो जमाना नहीं रहा जो लोग खुद से ग्रोसरी करते हैं, उनको पता है कि अब चिकन जितनी प्राइस के अंदर मैं करती हूँ ग्रोसरी, मुझे पता है कि दाल और चिकन सेम है तो आप दाल चावल खा ले, मतलब क्या। हाँ, और मतलब प्राइस बहुत बढ़ गई है ना, दालें महंगी हो गई हैं पहले एक वक्त पे। और मुझे इस हवाले से काफी हद तक यकीन है और मैंने पढ़ा है किसी जगह पे कि पाकिस्तान में बहुत हद तक जो दालें हैं वो इम्पोर्टेड हैं, यानी कि वो इम्पोर्ट की जाती हैं पाकिस्तान में। तो कभी कभार ये समझ नहीं आता कि हम खुद एक जरिए मुल्क है तो हम खुद ऐसी चीजें क्यों नहीं खाते। उफैरा, अगर आप सुन तो पा रही थी, बोल पा रही हैं, अब तक आवाज पहुंची तो प्लीज अपनी बात जारी रखिएगा। उफैरा जी बोलिए। ओके, दालों के बारे में बताया जा रहा था कि पुराने जमाने में तो इतना माइंडसेट इतना वास्ट नहीं था। अब कुकिंग चैनल्स इतने आ गए हैं, यूट्यूब पे भी कुकिंग रेसिपीज हो गई है। दालों के सिर्फ एक ही है कि सिर्फ चावल के साथ आपने दाल दे दी, दाल चावल अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन अगर किसी घर में रोजाना दाल चावल बन रहे हो तो बच्चे बहुत ज्यादा रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों को। और हम भी अगर अपने बचपन में जाएं तो एक टीनेज को या टॉडलर्स को या बच्चों को एक वैरायटी ऑफ फूड चाहिए होता है, टेस्ट चाहिए। तो जो आपने तो दालों को बनाने की बहुत सारी वैरायटीज है। स्पेशली अगर मैं डाइट प्लान की तरफ आऊँ जो कि दे रही होती हूँ तो पूरा यू वोंट बिलीव कि मैं दालों का डाइट प्लान दे रही होती हूँ, क्योंकि दाल एक ऐसी चीज है जिसमें तमाम चीजें कवर हो जाती हैं, जिसमें आयरन भी कवर हो रहा है, जिसमें प्रोटीन भी कवर हो रहा है। और दालों के सूप जो वेट लॉस का एक टारगेट होता है, एक टास्क होता है, बहुत आसानी के साथ जो है वो अचीव किया जा सकता है। उसके अलावा की बात करें, अपने वजन घटाना है, दालों और सब्जियों को मिला के खाया जाए। इसके अलावा पर बच्चों की बात आती है, टॉडलर्स की बात आती है या इन्फेंट्स की भी बात आती है, तो मिनिमम क्वांटिटी की दालों को बहुत ज्यादा, क्योंकि हाई इन फाइबर होता है,
मोशन की प्रॉब्लम को ये सॉल्व भी करता है, और अगर छोटे बच्चों को हम ज्यादा मकदार में दे दें तो उनको मोशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर चीज की एक म्याना रवि वाला जो एक फॉर्मूला है वो इख्तियार करना चाहिए कि छोटे बच्चों को इसका हलवा बना के दिया जाए घर। अच्छा फेरा, ये बताएं कि जो हम जितनी दालें कंज्यूम करते हैं उसमें सबसे बेहतर दाल कौन सी है, जल्दी से बता। के बारे में तो ये नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर दाल में ही एक अलग खासियत रखी है। हर दाल ही बहुत मुफीद है, लेकिन हाँ हम कुछ सिलेक्टिव होते हैं इसलिए कि कुछ दालों को पकाना आसान होता है, वो कुकिंग टाइम कम हो रहा होता है। कुछ दालों को पकाने कुकिंग टाइम ज्यादा लग रहा होता है, उसमें मेहनत ज्यादा होती है। कुछ दालें अगर उनको सही से नहीं पकाया जाए, इसी जो कुकिंग होती है तो वो कच्ची रह जाती है या उनका टेस्ट खराब हो जाता है। तो बेस्ट ठीक हो गया। और फेरा, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। और आपने सुबह सुबह दालों के हवाले से बता दिया। मेरा दाल अच्छा, सारी दाल अच्छी हो सकती है लेकिन सफेद लोबिया नहीं अच्छा हो सकता, चाहे जो भी। क्यों भाई? मुझे अच्छा पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक के लिए हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, फीडबैक दें। कल आपसे मुलाकात होगी। दाल खा लीजिएगा थोड़ी अल्लाह हाफिज़। अच्छी आपके लिए।